कैसे समझ में आएगा सोनाली, क्या है करके? ये कॉस्ट फंक्शन है कि क्या है? हाँ सोनाली, क्या मैम? C1 और C2 जो लिखा हुआ है, ये नॉर्मल नॉर्मल जो हमारा फॉर्मेट है ना, उससे थोड़ा सा अलग सा दिख रहा है, तो तुम कंफ्यूज हो सकते हो, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो सकते यूनिट। हैं। तो ये कैसे यूनिट से क्या समझ में आएगा, क्या है फिर ये? मैम ये कॉस्ट दिया है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट दिया है। इंक्रीमेंटल, वेरी गुड बेटा, हम्म। दैट इज ए इंक्रीमेंटल कॉस्ट गिवन, इजंट इट? फिर उसके बाद में पावर लॉस इन ट्रांसमिशन लाइन बोला है, तो पीएल की वैल्यू होगी जरूर। ओके, तो पीएल की ओवरऑल वैल्यू दिया है 0.5 पीजीआई 1, ये उन्होंने दिया हुआ है। लॉस कोएफिशिएंट इज स्पेसिफाइड इन पर यूनिट ऑन 100 एमवीए बेस, ऐसा बोला हुआ है। बेस वैल्यू दी हुई है, मतलब एक्चुअल वैल्यू से उनको आउटपुट चाहिए है, क्योंकि पीडी की वैल्यू 40 मेगावाट दिख रही है आपको। फिर उसके बाद में पीजी1, पीजी इंक्रीमेंटल कॉस्ट C1 C2 जो दिए हुए हैं, वो भी आपको एक्चुअल कॉस्ट में दिए हुए हैं। तो ऑब्वियसली आपको पर यूनिट में आंसर नहीं चाहिए है, आपको आंसर किस में चाहिए है? एक्चुअल वैल्यू में। इसलिए इसको 100 जो भी बी वैल्यू आएगी, B11 B12 जो भी वैल्यू आएगी, उसको आपको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा 100 से, इजंट इट? सो हियर वी आर गोइंग विद दैट। ये चार ऑप्शन थे। अब इन चार ऑप्शन को अगर आप देख सकते हो, तो अगर गेट गेट की एग्जाम दोगे ना, तो बिना आपको सॉल्व करे भी तो ये आंसर आ सकता है ना? अन्वय, माइक ऑन कर बरं. तुमचा आन्सर काय आलेलं हे ऑलरेडी तुम्हाला माहिती है ना? कोई भी अन्वय ही नहीं, अभी अन्वय का यहाँ पे ए से नाम शुरू होता है तो पहला वही दिखता है मुझको। ओके, तो मैं पूछ लेती हूँ उसे। अन्वय, सोनाली, दीपाली, अंगद, चैताली, चेतन, दर्पण, हे जे पण कुणाल, मनोज, ये बताओ, ये चार ऑप्शन यहाँ दिख रहे हैं, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के भी तो अपन लोग आंसर दे सकते हैं ना इसमें, है ना? क्या आंसर हो सकता है? कुणाल, सांगतो का रे? अरे मला येस माझं मॅम. ऐकायला नाही येते. येस मॅम. हा कुणाल, बघ गेट मध्ये हे न्यूमॅरिकल आलं होतं, हे तर आपण सॉल्व पण करून घेतो आहे, सॉल्व करून घेतल्यावर पण आपल्याला आंसर येता है। बट अगर आपको गेट में क्या होता है, टाइम कम होता है ना, आपको जल्दी जल्दी गेट या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जल्दी आंसर देना होता है। नाउ टिल टाइम यू मे हैव अंडरस्टूड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक लोड डिस्पैच। इकोनॉमिक लोड डिस्पैच में अगर आप लॉसेस को इग्नोर करते हो, लॉसेस को विदाउट लॉसेस सिस्टम कंसीडर करते हो, तो आपको इंक्रीमेंटल कॉस्ट जिसकी ज्यादा है, ओके, उससे कम शेयर कराना है। जिसका इंक्रीमेंटल कॉस्ट कम होता है उससे आपको ज्यादा शेयर कराते हो, ये ऐसा आप देखते हो, है ना? पर यहाँ पे क्या है, ट्रांसमिशन लॉसेस जो है, हाँ निनाद ने बोला, हाँ ऑप्शन ए बरोबर आहे ना? पण न सॉल्व करता ते ऑप्शन ए आपल्याला समजायला यायला पाहिजे, ओके नहीं? दैट इज व्हाट वी आर लर्निंग। अब यहाँ पे देखो, जीवन जो है, जीवन अगर पीडी को कंट्रीब्यूट करता है तो उसको ट्रांसमिशन लॉसेस ज्यादा रहेंगे एज कंपेयर टू जी टू। जी टू में तो ट्रांसमिशन लॉसेस आएंगे नहीं, क्योंकि सेम बस है, पर निग्लिजिबल है ट्रांसमिशन लॉसेस। मतलब ज्यादा पावर जो है वो शेयर किसने करना चाहिए? जी टू ने। और लॉसेस किसने ज्यादा शेयर करने चाहिए? जी टू ने। जिसका पावर लॉस ज्यादा होगा वो लॉसेस का कंट्रीब्यूशन देगा, ओके। और यहाँ जीवन जो है वो दूर है, तो ऑप्शंस आप देख रहे हो, फोर्थ ऑप्शन जो है वो तो हो ही नहीं सकता, है ना? फोर्थ ऑप्शन हो ही नहीं सकता। P1 प्लस P2 शुड बी 40, नियर अबाउट 40 के आसपास उसका आना चाहिए, है ना? और यहाँ पे P1 प्लस P2 कितना है? 10। बचा हुआ 2 मेगावाट जो है वो तो लॉसेस रहेगा। अब ठीक है, अब इसके बाद में फिर सी ऑप्शन जो है उसमें 20 और 20 इक्वल शेयरिंग दिया हुआ है। इक्वल शेयरिंग में तो नहीं ही होता, ये भी आप जानते हो की हाँ, संकेत पारधी, इन्क्रीमेंटल कॉस्ट का म्हणतो रे दादा? इन्क्रीमेंटल कॉस्ट काय म्हणायचंय? चलो ठीक है, तो सी ऑप्शन भी नहीं रहेगा। बी ऑप्शन देख रहे हो कि P1 ने ज्यादा शेयर किया P2 से, तो वो भी नहीं रहेगा। मतलब बिना कैलकुलेशन के आप फर्स्ट ऑप्शन पुटअप कर सकते हो। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं बिना सॉल्व किए, ओके। वैसे ही ये न्यूमेरिकल जो है इसमें सॉल्व कर सकते हो क्या? इसमें मेरे पास में ऑप्शंस नहीं है, इसके ऑप्शंस देखती हूँ फिर मैं बताऊंगी आपको, ठीक है?
अच्छा ये न्यूमेरिकल ड्रॉ, अच्छा पहले वो उसे तो कंप्लीट कर ले अपन लोग फर्स्ट ऑफ ऑल. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग फॉर एक्चुअल कैलकुलेशन. ओके, अब एक्चुअल कैलकुलेशन में पीएल का फॉर्मूला लिख ले. जो भी स्टूडेंट्स ने नहीं किया होगा वो लोग पीएल का वही वाला फॉर्मूला लिखे. पीएल का फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो हमने वो ये ईएलडी के 5th वाला जो नोट्स मैंने अपलोड कराए हैं, शायद नहीं कराए होंगे तो आप मैसेज बॉक्स में डाल देना, व्हाट्सएप ग्रुप में बता देना मुझे. मैंने अपलोड कराए हैं ये वाले नोट्स भी. पीएल का फॉर्मूला जो है वो वाला कौन सा था, B11 वाला है ना. वो पूरा का पूरा फॉर्मूला लिख ले सबके सब लोग. तो यही वाला PL इज इक्वल टू B11 P1 स्क्वायर प्लस B22 P2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस B12 P1 P2. ओके, ये फॉर्मूला आपको याद भी रखना है. 2 बस सिस्टम है, इसको आपको याद रखना है. अब उसके बाद में हम लोगों को ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है L2 के लिए, क्योंकि L2 जो हम सॉल्व करते हैं जैसा हमारा पहला न्यूमेरिकल था उसी तरह से ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए L2 की वैल्यू जो है वो हमारी 1 आ गई, इजंट इट. अब पीएल को अगर आप डिफरेंशिएट करते हो, पीएल को अगर आप सॉल्व करते हो तो क्या वैल्यू रहेगी, B12 इज इक्वल टू 0, B12 is equal to 0 and B22 is also equal to 0. Therefore, only one term will remain in the equation of PL. Is it clear? अगर PL का वो इक्वेशन पूरा लिखा उसमें B12 and B22 are 0, therefore second and third term will be 0. इसलिए PL के साथ में क्या रहेगा, B11 P1 square. Is it okay or not? मैसेज बॉक्स में जल्दी जल्दी लिखो बरा. यहां तक के ठीक है? ओके है, क्लियर है? निनाद म्हणतो है बी पास बेटा. मुझे सबसे आंसर चाहिए कि सही में समझ में आ रहा है कि नहीं. अन्वय निकिता, ओके ठीक है. चैताली, अन्वय, निकिता सब लोग बोल रहे हैं. ओके ठीक है. दीपाली भी है. प्रज्ञा है का? हाँ, दर्पण. स्वप्नील पण ऍबसेंट होता काही दिवस. ओके, स्वप्नील आता ऍबसेंट नाही राहायचं बेटा. ओके अच्छा, अब मुझे इस चीज का आंसर करो, मैं आपकी अटेंडेंस मार्क कर लेती हूँ तब तक. इनोवेटिव आइडिया का जो सेकेंड टेस्ट मैंने अपलोड किया है, हाउ मेनी ऑफ यू हैव गिवन दैट. ओके, डन करके आंसर लिखो जिसने वो सेकेंड मैंने अपलोड किया इनोवेटिव आइडिया. डन. ओके डन. अन्वय, सोनाली, समीर, गुड. निकिता, सब लोगों ने किया हुआ है. प्रज्ञा पण आहे. लक्ष्मी नहीं आवडतं याच्यात. श्रुतिका है. श्रुतिका आप भी बीच बीच में एब्सेंट रहते हो. रोहिणी है, पूनम है, प्रज्ञा है. लक्ष्मी नहीं है इसमें. चेतन ने पण दिली एग्जाम. धमदीप आया है क्या? धमदीप इज एब्सेंट टुडे ऑल्सो. नाही मॅम, प्रेझेंट. हाँ धमदीप तू नाही दिली. अरे तू तर सगळ्यात पहिलेच दिला होता रात टेस्ट. दिले मॅम पहिले. हाँ पहिलेच दिला होता टेस्ट. गौरव आया है क्या? गौरव नहीं है. हरीश आया है. कुणाल तर आहे. मनोज पण दिसतोय का? प्रेझेंट मॅम. हाँ मनोज है ना. प्रशांत दिसतोय का? प्रशांत नाही आहेस का रे? प्रतीक नाही दिसत आहे. प्रतिशंकर नाही दिसत आहे. रोशन दिसतो आहे. रोशन पण नाही दिसत आहे. रोशन, प्रतीक, प्रतिशंकर, समीर आलेला आहे. संकेत दोनों ही आहे. रोशन नहीं है. प्रतीक, प्रतिशंकर नहीं है. वैभव, विनीत नहीं है. आकांक्षा नहीं है. अपर्णा नहीं है. स्वप्नील आहे. ऋषिकेश नाही दिसत आहे. चेतक दिसतो आहे. शैलेश नाही दिसत आहे. ओके सो अब डन भी बोल रहे हो, क्लियर भी बोल रहे हो. अब उसके बाद में पीएल का इक्वेशन अगर ऐसा बचता है तो ऑब्वियसली जैसे स्क्रीन पे आपको विजिबल है
स्क्रीन पे विजिबल होने की वजह से जो हमारा इक्वेशन दिया है ट्रांसमिशन लॉसेस का, वो भी तो उसी फॉर्म में दिया हुआ है ना, मतलब इट कंफर्म्स दैट वी हैव कैलकुलेटेड टिल टाइम वी हैव कैलकुलेटेड करेक्टली। ओके, सो वहां पे क्या रहेगा, दैट P1 वी कैन राइट डाउन डायरेक्टली एज 0.5 P1 स्क्वायर। अब यहां से उसको कंपेयर करोगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि B11 की वैल्यू तो 0.5 आती है ना, तो B11 इज 0.5, यू कैन डायरेक्टली राइट डाउन दैट, है ना। तो आप लोगों ने वैसे लिखने के बाद में फिर अब B11 अगर 0.5 पर यूनिट है, ये पर यूनिट में वैल्यू आएगी, तो फिर उसको बेस MVA से आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, सो दैट यू विल गेट द वैल्यू इन द एक्चुअल टर्म्स। आपको एक्चुअल टर्म्स में उसकी वैल्यू मिलेगी। इसीलिए यहाँ पे क्या करा हम लोगों ने, B11 की वैल्यू कैलकुलेट करी, दैट इज 0.005। अब वापस से चलते हैं, DPL अपॉन डेल P1, ये हमको चाहिए, उसको डिफरेंशिएट करना है। अब डिफरेंशिएट करना है तो वही इक्वेशन हमने वापस ले लिया, डेल बाय डेल P1 B11 P1 स्क्वायर। तो क्या आएगा, 2 टाइम्स B11 P1, इतना आएगा। यहां तक के लिखे हुए हैं बच्चों ने, सही है। B11 की वैल्यू पुटअप करी, 2 वैल्यू पुटअप करी, P1 ये दूसरे फॉर्म में यहाँ पे P1 नहीं लिखा हुआ है, आप लोग लिखना। ओके, फिर 0.0 ऐसा आंसर आएगा, डेल PL बाय डेल P1 इज इक्वल टू 0.01 P1 प्रतिकाला। ठीक है, बराबर है यहां तक के, क्लियर है? जल्दी जल्दी बोलो मैसेज बॉक्स में, क्लियर है यहां तक के? इसमें कोई डाउट होगा तो बताइए, इसमें कोई डाउट होगा किसी को तो बताए। क्लियर है? ओके सोनाली, चलो अन्वय, बाकी ओके। मतलब अब इकोनॉमिक ऑपरेशन, अब ये विथ लॉसेस है, तो इकोनॉमिक ऑपरेशन के हिसाब से L1 IC1 इज इक्वल टू L2 IC2 ऐसा है। L1, L की वैल्यू क्या होती है, L इज अ पेनाल्टी फैक्टर, और पेनाल्टी फैक्टर इज इक्वल टू 1/1 माइनस डेल PL अपॉन डेल PGI, ये फॉर्मूला है। ओके, ये हम लोग जानते हैं, तो उस फॉर्मूला के हिसाब से हम लोगों को L2 कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आपने ऑलरेडी L2 कैलकुलेट करा हुआ है, तो वहां पे L2 की वैल्यू कितनी आनी है, 1। अब L1 की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, तो क्या रहेगी, 1/1 माइनस डेल PL अपॉन डेल P1, जो कि यहाँ पे कैलकुलेट करी है। डेल PL अपॉन डेल P1 क्या है, 0.01 P1, और वो वैल्यू यहाँ पे पुटअप करी, तो दिस इज नथिंग बट योर L1। IC1 और IC2 दोनों ही की वैल्यूज दी हुई है, डाटा में है, उनको यहाँ पे पुटअप करा, एंड सो यू डू हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ P1। P1 की वैल्यू आपने कैलकुलेट करी, दैट इज नथिंग बट 20 मेगावाट। ओके, अब आपके पास ऑलरेडी फॉर्मूला है PL का, तो आप PL भी कैलकुलेट कर सकते हो, दैट इज नथिंग बट 2 मेगावाट। PD की वैल्यू कितनी है, 40 मेगावाट, डिमांड कितना है, 40 मेगावाट। ओके, अब अगर ऐसा है, PD की वैल्यू 40 मेगावाट है, PL की वैल्यू 2 मेगावाट है, P1 की वैल्यू 20 आ गई है, तो P2 की वैल्यू 22 है। क्लियर है निकिता? है यस ना। मैम। और कल भी किसी ने कहा था स्टूडेंट्स में से कि मॅडम नाही समजलं म्हणून, आता क्लियर आहे सगळ्यांना ना? किसी को अगर डाउट होगा तो यू कैन स्विच ऑन द माइक एंड आस्क मी। क्लियर आहे का रे मनोज? बरोबर, हो ठीक आहे, मॅम. चला आता स्विच व्हायचं आपण 5th युनिट वर। चलो, with this we have completed our 5th unit, and now very nicely we can switch over to the 6th unit, isn't it? 6th unit जो है दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, दो चैप्टर्स में डिवाइडेड है, ऐसा बोल सकते हैं। ओके, पहले तो हम लोगों के वक्त तो ये 6th यूनिट हुआ भी नहीं करता था, ये लास्ट में आया इसमें। तो CL वाधवा में जो ओरिजिनल या नागराज कोठारी है, उसमें पहले के वर्जन में ये वाला चैप्टर नहीं था। अब उन लोगों ने ये, हाँ, फैक्ट्स डिवाइसेस में जो आप पढ़ते हो वही वाला यहाँ पे एक बार उसका इंट्रोडक्टरी पोर्शन इस यूनिट में हम लोग पावर सिस्टम 2 में पढ़ते हैं, और फैक्ट्स डिवाइसेस में आप उसको कंप्लीटली पढ़ते हैं। और ये बात अच्छी है अपने यहाँ पे कि आप लोगों ने मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों का जो इलेक्टिव है, मैक्सिमम के सारे ही स्टूडेंट्स का आप लोगों का इलेक्टिव कौन सा है, द सेम वन, यही वाला इलेक्टिव है। ओके, अब देखते हैं, एक मिनट,
चलो, इसका अगर सिलेबस आपके पास रहता तो अपन लोग देख सकते थे कि सिलेबस में आप लोगों को इन 2 पार्ट्स में इसे सॉल्व करना है और उन 2 पार्ट्स के हिसाब से हम लोगों का ये पूरी पीपीटी में मैं आप लोगों को नोट्स पुट अप करा दूंगी, सो वी विल स्टार्ट अप विद दैट वन। क्या क्या पढ़ना है? एक तो न्यूट्रल, ग्राउंडिंग ऑफ न्यूट्रल इन द पावर सिस्टम, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट, ओके। एंड व्हाट आर द तीन तीन टाइप्स आते हैं इसके, क्या क्वेश्चंस आते हैं, वही सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने इस पीपीटी में लिखे हुए हैं। जो भी हेडिंग्स है इसके, isn't it? जो भी सारे हेडिंग्स है इसके, वो सारे एक्चुअली यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस है, आपके आरटीएमएनयू के आए हुए क्वेश्चंस है। आई कैन शो यू लाइक दिस। मतलब ये है, पहला ही वाला क्वेश्चन है, इसका हेडिंग दिया हुआ है, डिस्कस द नीड ऑफ न्यूट्रल ग्राउंडिंग इन द पावर सिस्टम। ओके, 2 to 3 टाइम्स ये क्वेश्चन आया हुआ है 6 मार्क्स के लिए। डिस्कस द नीड ऑफ न्यूट्रल ग्राउंडिंग इन द पावर सिस्टम। डिटेल में रहेगा वो बाद में भी, अभी इसको शॉर्ट में यहाँ पे समझाएंगे। ओके, फिर यही उसका ये पूरा आंसर कंटिन्यू होता जाएगा। फिर एडवांटेजेस ऑफ ग्राउंडिंग, जो क्वेश्चन ये है, डिस्कस द नीड ऑफ न्यूट्रल ग्राउंडिंग इन द पावर सिस्टम। इसमें इसकी नीड यहाँ पे बताई हुई है, उसके अलावा उसके एडवांटेजेस भी बताए हैं। सो यू हैव टू कंबाइन बोथ द आंसर्स, ओके। फिर एडवांटेजेस ऑफ ग्राउंडिंग, ये अलग से भी 3-4 मार्क्स का, मैंने आपको कहा था 14 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा तो 4 मार्क्स के लिए हमको कोई ना कोई क्वेश्चन उठाना पड़ता है। मतलब कैसे आएगा, 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन। इस तरह से अगर उनको क्वेश्चन देना होगा तो दे गो फॉर द प्रिंसिपल एडवांटेजेस ऑफ ग्राउंडिंग एंड ऑल, ओके। सो दिस वन। फिर उसके बाद में व्हाट आर द वेरियस मेथड्स, उसकी कौन सी मेथड्स है, ये डिटेल में रहेगा आपको। हम लोग इसमें मेन 2 मेथड जो है वो यहाँ पे हमने बोली हुई है, ओके। फिर उसके बाद में मेथड्स ऑफ न्यूट्रल ग्राउंडिंग वही कंटिन्यू होते जा रहे हैं। फिर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्राउंडिंग, यानी इसमें हमको क्या पढ़ना है, व्हाट इज द न्यूट्रल ग्राउंडिंग, व्हाट इज इट्स नीड, व्हाट आर द एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, और लास्ट में कौन सी मेन मेथड्स है, एक्चुअल प्रैक्टिकल मेथड्स है, ओके। कौन सी एक्चुअल प्रैक्टिकल मेथड्स है, मेथड्स ऑफ न्यूट्रल ग्राउंडिंग। इसमें ये जो फोर्थ है, हर एक मेथड जो है उसको आपको डिफाइन करना पड़ता है। उसमें ये जो लास्ट वन है, पीटरसन कॉइल ग्राउंडिंग, इस पे एक ही न्यूमेरिकल, दो न्यूमेरिकल अभी तक के आए हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में, इस पर्टिकुलर यूनिट में, ओके। सब ये हम लोग पढ़ाएंगे। फिर उसके बाद में मैंने यहाँ पे लिखा के दिए हैं आपको ये सारे टाइप्स ऑफ कंपेंसेटिंग डिवाइसेस, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंपेंसेशन, ये सब है। फिर एक क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल, ओके, ये वाला वो न्यूमेरिकल है। कैलकुलेट द रिएक्टेंस ऑफ द कॉइल, मतलब पीटरसन कॉइल जो अभी मैंने कहा, for a 33 kV 3-phase transmission system of which the capacitance of earth of each conductor is 5 microfarad, okay। तो सेम क्वेश्चन 3 से 4 बार पूछा गया है, वही क्वेश्चन, और ये एक दूसरा है, ये एक क्वेश्चन। मतलब 2 न्यूमेरिकल्स हमको इसमें कवर करने हैं और इसके अलावा न्यूमेरिकल्स अभी तक नहीं आए हैं, isn't it? So this is a way, and this is a way we will be doing this particular unit. It is also a very small unit. हमारा जो 4th unit है, वही unit जो था वो थोड़ा सा ज्यादा लेंदी था, है ना। वही एक यूनिट है जो ज्यादा लेंदी है। उसमें मैंने आप लोगों को बोला है, अभी भी मुझे लगता है मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने वो एनपीटीएल के वीडियो देखे नहीं होंगे, है ना। तो जो मेन उसका पोर्शन है, दैट इज नथिंग बट क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल, वो पोर्शन उसमें से आपको कवर कराना है, करना है, मैंने आपको कहा था। और फिर जैसे हमारा ये 6th यूनिट हो जाएगा, उसके बाद में वी विल टेक अ सेशन ऑन दैट यूनिट आल्सो, isn't it? हम लोग उसको आप लोगों से एक जने से एक टॉपिक एक्सप्लेन कराने वाली हूँ मैं, इसलिए बी रेडी फॉर दैट वन। एंड आई विल नॉट गिव यू प्री डिफाइंड टॉपिक, पहले ही नहीं दे दूंगी। I can suddenly call one student and ask the student to explain that particular topic, okay। चलो, तो 5th यूनिट स्टार्ट करते हैं। दैट इज अ यूनिट नथिंग बट, दिस इज नेम ऑफ यूनिट, नाम ऐसा ही है उसका, ग्राउंडिंग ऑफ न्यूट्रल इन पावर सिस्टम। तो आपको समझ में आ सकता है दिस इज पार्ट 1। और दूसरा शंट एंड सीरीज कंपनसेशन, ओके। तो what is the need of compensation, what are the types of compensation, and what is a shunt compensation, what is series compensation, ऐसे ही क्वेश्चंस रहेंगे इसमें।
और वही वाले क्वेश्चंस जो है आपने फैक्स डिवाइस नहीं भी अगर आपको आता होगा तो फैक्स डिवाइसेस का नॉलेज इंक्लूड करके आप टाइप्स ऑफ कंपेंसेटिंग डिवाइसेस आप जानते होंगे। फैक्स डिवाइसेस में यही कंपेंसेशन है। फैक्स डिवाइसेस होते ही किस लिए है? फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन सिस्टम। ओके, मतलब अगर वहां रिएक्टिव पावर ज्यादा हो गया है तो फैक्स डिवाइसेस लगा के उस रिएक्टिव पावर को कॉम्पेंसेट किया जाता है। रिएक्टिव पावर आने की वजह से होता क्या है? पावर फैक्टर जो है वो हैम्पर होगा। पावर फैक्टर हैम्पर होने के डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, प्रॉब्लम्स क्या होती है? पावर फैक्टर अगर आपका बढ़ जाता है, पावर फैक्टर ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए? बहुत बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, बट इट डिमांड्स अ क्विक आंसर। ओके, पावर फैक्टर ज्यादा होना चाहिए, क्विक। ऐसे सोच के आंसर दोगे तो कुछ मतलब नहीं है। हाँ, युनिटी के आसपास होना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। संकेत बघ, क्विक आंसर दिलं चुकीचं। लो लो रहेगा क्या बेटा संकेत? पॉवर फॅक्टर म्हटलं मी, पॉवर फॅक्टर अँगल नाही. ओके, मॅक्सिमम व्हॅल्यू काय असते? 1 युनिटी. ओके, तो यूनिटी मतलब हाईएस्ट वैल्यू संकेत, इजंट इट? और लो वैल्यू मतलब जीरो से शुरू होता है, तो जीरो तो रहेगा नहीं, जीरो रहेगा तो रेजिस्टेंस रहेगा ही नहीं वहां पे। तो इसीलिए वहां पे क्या रहता है? 0.3 0.4 मतलब इंडक्टिव सर्किट। 0.3 पावर फैक्टर 0.4 मतलब इंडक्टिव सर्किट। जब इंडक्टिव सर्किट होता है तो 0.3 0.4 के आसपास जाता है। ट्रांसफॉर्मर में आता है, अगर प्योरली ट्रांसफॉर्मर अपन लेंगे और उसका अगर पावर फैक्टर देखने जाएंगे तो कितना होना चाहिए? मैं हमेशा बताती हूँ, मैं आपको बहुत बार पढ़ाया है मैंने आप लोगों को, कितना 1 तो हो नहीं सकता, 0 भी नहीं हो सकता है, लो नहीं होना चाहिए। 0.3 0.4 होना मतलब प्रॉब्लमेटिक इश्यू है। कितना होना चाहिए? कितना चल जाता है ऐसा बोला जाएगा? प्रैक्टिकली कितना होना चाहिए ऐसा बोलते हैं पावर सिस्टम में? एनीवन हु कैन आंसर? नाही ना बेटा, 0.9 म्हणजे 1 ना निनाद. अब नाही रे, हे हे आयडियल व्हॅल्यू आहे निनाद. 0.91 म्हणजे आयडियल व्हॅल्यू आहे. 0.9 आणि 1 म्हणजे काय राहणार आहे तुझं पूर्ण सर्किट? नाही बेटा अन्वय. हा, समीर बरोबर म्हणतो आहे. 0.7 to 0.8 आणि जनरली समीर 0.7. ओके, 0.7 च्या जवळपास. 0.8 पण एक वेळेला नाही म्हणू आपण, 0.7 च्या जवळपास आपण असं म्हणू, कारण 0.7 to 0.8 एक पूर्ण 0.1 व्हेरिएशन येतं, इजंट इट? सो नियर अबाउट 0.7. अन्वय हे पण चुकीचं ना. 0.85 म्हणजे 0.9 च्या जवळ, तर मीन्स निनाद अन्वय वो क्या? हाँ, 0.7. ओके, ये आंसर आता है संकेत. 0.707 ऐसा ना, जैसे न्यूमेरिकल में अपन सॉल्व करते हैं तो वो एक्चुअली आंसर आते हैं अपने पास में, isn't it? So that is correct. 0.7 के आसपास रहता है ये पावर फैक्टर. अच्छा, जल्दी जल्दी से लिस्ट आउट करो, पावर फैक्टर अगर लो हो तो क्या ड्रॉबैक्स होते हैं? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है बेटा, आप कहीं पे भी इंटरव्यू के लिए जाओगे, कोई और क्वेश्चन पूछे, इस क्वेश्चन को पूछने की जो फ्रिक्वेंसी है वो ज्यादा होगी. ट्रांसमिशन लॉस येतो. आणखीन पण ट्रान्समिशन लॉस म्हणजे I2R लॉस आहे ना रे. ट्रान्समिशन लॉस जास्त कसा होईल हे सांग मला. बरोबर आहे तुझं, चुकीचं नाही आहे. ओके, हा, करंट इन्क्रीज होतो. जर रिएक्टिव्ह पॉवर फॅक्टर लो असेल तर सेम लोडला सप्लाय करण्यासाठी जास्त ऍक्टिव्ह पॉवर डिलिव्हर्ड इज लेस. नाही, ऍक्टिव्ह पॉवर तेवढंच होईल अन्वय, ऍक्टिव्ह पॉवर डिलिव्हर तेवढंच होणार आहे, कारण जेवढी रिक्वायरमेंट असेल तेवढा ऍक्टिव्ह पॉवर तर तो घेईलच की नाही. पण केव्हीए रेटिंग, हा हे बरोबर आहे, केव्हीए रेटिंग इंक्रीजेस. अमन करेक्ट. ओके, यानी सेम लोड के लिए, उतने ही केव्हीए रेटिंग के लोड के लिए, अमन थोड़ा सा ह्याला चेंज कर. कसं? सेम केवीए रेटिंग के लोड के लिए जो सप्लाई करना पड़ेगा वो ज्यादा रहेगा. ओके, उतना ही सप्लाई है, केवीए रेटिंग है, लोड लगाया हुआ है, जितना भी आपने लोड लगाया हुआ है उस लोड को कंप्लाई करने के लिए आपको सप्लाई के तरफ से ज्यादा पावर इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा करंट खींचा जाएगा. ओके, क्लासेस में भी मैंने कई बार आप लोगों को बताया है, increases the cost also. Okay, these are nothing but the
इंक्रीज सिस्टम कैपेसिटी। अल्टीमेटली अगर फिर आपको केवीए रेटिंग बढ़ाना पड़ेगा तो क्या होता है, इंक्रीज होती है सिस्टम की कैपेसिटी। ओके, सो इसीलिए हम लोगों को अगर रिएक्टिव पावर बढ़ता है, रिएक्टिव पावर होना नहीं चाहिए कहते हैं, पर सारे जो डिवाइसेस है, ट्रांसफॉर्मर है, मशीन्स है, ये सारे डिमांड करती है रिएक्टिव पावर। बिना रिएक्टिव पावर के इंडक्टर और रिएक्टिव पावर किनके वजह से आते हैं, अगर आपके सिस्टम में कैपेसिटर और इंडक्टर है, तो कैपेसिटर और इंडक्टर के सिवाय तो वर्क ही नहीं करेंगी ना मशीन्स, है ना। इंडक्टर वहां पे होगा, इंडक्टिव कॉइल वहां पे होगी, तो वो इंडक्टेंस के प्रॉपर्टी के वजह से तो मशीन्स वर्क करती है, तो ऑब्वियसली ये रिक्वायरमेंट है ही। पर जब ये मशीन्स ज्यादा रहेंगी तो फिर वो रिएक्टिव पावर लेगी, रिएक्टिव पावर लेगी तो ऑब्वियसली वहां पावर फैक्टर जो है वो पुअर बनते जाएगा। ओके, पुअर पावर फैक्टर, सिस्टम विल वर्क ऑन पुअर फैक्टर, पावर फैक्टर। तो फिर क्या करना पड़ेगा, अगर लैगिंग पावर फैक्टर है तो आपको कुछ डिवाइसेस ऐसे वहां लगाने पड़ेंगे सीरीज में या शंट में, जो आपको लीडिंग पावर फैक्टर देगा। एक साइड से अगर खींचा जा रहा है, अगर इंडक्टर है करंट को अपवर्ड डायरेक्शन में खींचता जा रहा है, तो आपका कैपेसिटर आपको इक्वल वैल्यू का लगाना पड़ेगा ताकि वो कंपेंसेट करे। इसीलिए क्या है, अगर रिएक्टिव पावर, इंडक्टिव रिएक्टिव पावर ज्यादा है तो आपको कैपेसिटिव लगाना पड़ेगा, और कैपेसिटिव ज्यादा नहीं होता, सब में इंडक्टिव ही ज्यादा होता है। पर एक बात बोलने की कि अगर कैपेसिटिव ज्यादा है तो आपको इंडक्टिव लगाना पड़ेगा, है ना। तो इन सारे डिवाइसेस को क्या बोलते हैं, कंपेंस। ये सारा काम जो डिवाइसेस लगाते हैं उसकी वजह से आपकी सिस्टम कैसे बन जाती है, फ्लेक्सिबल। ओके, फ्लेक्सिबल बन जाती है, मतलब आप उस सिस्टम से ज्यादा लोड भी ले सकते हो, ज्यादा लोड ऐसी मशीन्स कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आपने कंपेंसेट करने के लिए डिवाइसेस लगाए हुए हैं, इसीलिए वो सिस्टम फ्लेक्सिबल हो जाती है, इजंट इट। जितना ज्यादा रिएक्टिव पावर खींचने वाली मशीनरी रहेगी, उतना ही ज्यादा आप सप्लाई करने के लिए रिएक्टिव पावर कंपेंसेटिंग डिवाइसेस लगाते जाओगे, तो सिस्टम जो है वो फ्लेक्सिबल बनती जाएगी। इसलिए उनको फैक्ट्स डिवाइसेस भी बोला जाता है, फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन सिस्टम के डिवाइसेस बनाने वाले सिस्टम के डिवाइसेस। ओके, अब नेसेसिटी ऑफ द कंपेंसेशन इन पावर सिस्टम का यही आंसर है, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द रिएक्टिव पावर। अब रिएक्टिव पावर कम ज्यादा होगा तो इट हैम्पर्स द वोल्टेज ऑल्सो। ओके, तो वोल्टेज मैग्नीट्यूड को हैम्पर करता है, उसको भी वो कंपेंसेट करेगा। फिर पावर फैक्टर को इम्प्रूव करेगा, ट्रांसमिशन लॉसेज जो होंगे, पावर करंट ज्यादा खींचा जाएगा तो लॉसेज ज्यादा रहेंगे, उनको भी वो इम्प्रूव करेगा। और फाइनली स्टेबिलिटी जो है उसको इम्प्रूव करेगा, है ना। तो सिस्टम स्टेबिलिटी इंप्रूव, दैट इज अ नेसेसिटी ऑफ कंपेंसेशन इन द पावर सिस्टम। फिर उसके बाद में ये नेसेसिटी है, ओके ये ग्राउंडिंग वगैरह टाइप्स खत्म हो जाने के बाद में हमको क्या पढ़ना है, नेसेसिटी ऑफ कंपेंसेशन इन पावर सिस्टम। सो वी हैव टू लिस्ट आउट ऑल दीज थिंग्स व्हिच यू ऑलरेडी नो। अभी आप 7th और 8th सेमेस्टर में आ गए हो, नियर अबाउट बोल सकते हैं हम लोग, तो मतलब फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो गए हो। फाइनल ईयर के स्टूडेंट आर एज गुड एज इक्वल टू द इंजीनियर। ओके, 90% 80% आपका कंप्लीट हो चुका है इंजीनियरिंग, ऐसे बोलेंगे। तो फिर हम लोगों को अब काफी चीजें का नॉलेज आ जाता है कि आंसर लिखने आना चाहिए। तो कंपेंसेशन इन पावर सिस्टम नहीं भी अगर पढ़ा है थ्योरेटिकली, तो ये की टर्म्स अगर आप लिखते हो तो यू कैन मेंशन, यू कैन राइट डाउन वेरी नाइसली द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, प्रोवाइडेड दैट यू शुड बी डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव है मतलब फ्लो में आंसर लिखते जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं करना है आपको, कीवर्ड्स दिखने चाहिए। मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि आपको पॉइंट बाय पॉइंट नंबर देना है, स्टार मार्क करना है, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, हाईलाइट करना है, अंडरलाइन करना है, इजंट इट। अगर आप उसको अंडरलाइन करते हो, मेन जो पार्ट है, तो उसको देखते बराबर जो आपका इवेल्युएटर है वो ज्यादा क्वेश्चन रीड भी नहीं करेगा। हाँ, की पॉइंट्स है, मतलब ऑब्वियसली द स्टूडेंट मे हैव रिटन नाइसली, ऐसा एक इंप्रेशन आपका पहला ही बन जाता है ना। अपने यहाँ की जितनी भी गर्ल्स है, मैक्सिमम गर्ल्स बहुत अच्छे से लिखती हैं, बहुत ही अच्छी हैंडराइटिंग भी है सारी गर्ल्स की, बॉयज की भी है नो डाउट, पर बॉयज में इंटेलिजेंट भी बॉयज है, उनकी भी हैंडराइटिंग थोड़ी गड़बड़ गड़बड़ ही है ना। मतलब एक को मैं नहीं कह रही हूँ, अनवय वगैरह, कुणाल, सब सब सारे ही बच्चे, सारे ही स्टूडेंट्स, बस मुझे लगता है स्वप्निल की हैंडराइटिंग अच्छी है शायद से, अब याद नहीं आ रहा है, इस बार देखना पड़ेगा। कुछ स्टूडेंट्स, इस बार की बैच की बात कर रही हूँ, लड़के और लड़कियां नहीं कह रही हूँ मैं। ओके, डोंट कीप इट इन अ वे कि
लड़कों की हैंडराइटिंग अच्छी नहीं होती, लड़कियों की अच्छी होती है, ऐसा नहीं है। इस पर्टिकुलर बैच में ऐसा कोइंसिडेंस है कि फॉर्चुनेटली अपन लोग ये बोल सकते हैं कि मैक्सिमम गर्ल्स की हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, एंड द वे दे राइट दैट इज आल्सो नाइस। ओके, स्टूडेंट लड़के लोगों ने बस इस चीज को कैसे लिखना है आंसर्स, निनाद से लेके सभी लोगों ने, ओके, किचड़ कुचड़ किचड़ कुचड़ आंसर नहीं लिखना है, पॉइंट बाय पॉइंट बहुत अच्छे से। और ये लास्ट यूनिट का गेम ही वही है। लास्ट यूनिट में हाउ यू विल बी राइटिंग द आंसर, यू कैन गेट डाउन मैक्सिमम मार्क्स, इजंट इट। फिर टाइप्स ऑफ कंपेंसेटिंग डिवाइसेस, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंपेंसेशन, फिर कौन से दो टाइप्स के, ये एक ही बार क्वेश्चन आया है, ठीक है। ओके, ये एक ही बार क्वेश्चन आया है, पर इसको भी अपन कवर करा लेंगे। वही मैंने बोला था, और बस खत्म हो गया। एक zigzag ट्रांसफॉर्मर करके आता है, आर्किंग ग्राउंड एंड इट्स मेथड, प्रॉब्लम्स ऑफ सब सिंक्रोनस रेजोनेंस, ये शॉर्ट नोट्स है। ओके, और ये भी एक ही बार क्वेश्चन आया है, मेंशन वेरियस लोड्स विच रिक्वायर कंपेंसेशन। कौन से लोड्स है और जिनको कंपेंसेशन लगता होगा? ऑब्वियसली ऐसे लोड होंगे जिनके वजह से रिएक्टिव पावर जो है इंक्लूड होता है, जिनके वजह से रिएक्टिव पावर इंक्लूड होता है सिस्टम में, इजंट इट। ऐसे ही लोड को आपको कंपेंसेटिंग डिवाइसेस लगाने पड़ेंगे। तो हमको ये क्वेश्चन आया एक ही बार है, पर आगे जाके इंटरव्यूज में जरूरी यही क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाने वाले कैटेगरी का है, isn't it? So we will give stress on this particular question also. Okay, so coming back to the original one, here we are starting up with this one. पहला ग्राउंडिंग, पहला टॉपिक कवर कर लेते हैं आज, और कल में पहला टॉपिक कवर हो जाएगा अपना ग्राउंडिंग ऑफ न्यूट्रल इन ग्राउंडिंग ऑफ न्यूट्रल इन पावर सिस्टम। सबसे पहले क्या होता है वो न्यूट्रल ग्राउंडिंग, सबको पता है, पर हाउ टू राइट डाउन इन द वर्ड्स दैट वी विल बी लर्निंग ओवर हियर। क्या बोलेंगे आपको बताना पड़ेगा, जब भी आप ये क्वेश्चन लिखोगे, इसका आंसर लिखोगे, तो फर्स्ट लाइन बहुत अच्छे से लिखना है, द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग द न्यूट्रल पॉइंट इन द थ्री फेज पावर सिस्टम। ओके, जनरली क्या होता है वो स्टार कनेक्टर सिस्टम। ओके, स्टार कनेक्टर सिस्टम में जो न्यूट्रल पॉइंट है उसको ग्राउंड से कनेक्ट करना, अर्थ से कनेक्ट करना, सॉइल से कनेक्ट करना, इस प्रोसेस को कहा जाता है ग्राउंडिंग और अर्थिंग। ग्राउंडिंग और अर्थिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है किसी भी इंस्टॉलेशन में। मैंने क्या कहा, बिल्डिंग के इंस्टॉलेशन से लेके पावर सिस्टम के इंस्टॉलेशन, हर जगह पे जहां इलेक्ट्रिसिटी है ड्यू वेटेज देना पड़ता है ग्राउंडिंग और अर्थिंग के लिए। उसके लिए भी एक्सपर्ट्स को बुलाना पड़ता है। ओके, किस टाइप की सॉइल है, कितना उसमें अर्थिंग परफेक्ट होना चाहिए, जीरो पोटेंशियल पे परफेक्टली आना चाहिए, नॉन कंडक्टिंग हो जाना चाहिए, ये सारा एक्सपर्ट लोग ही करा के देते हैं, इजंट इट। हम लोग नहीं कॉमनली कर सकते, बीइंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी हम लोगों को बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में नहीं आता, पर फिर भी पता है इसमें बहुत ज्यादा यूनिट सब्जेक्ट्स वगैरह इंक्लूडेड नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने के बाद में भी बहुत लिमिटेड जगह पे इसका क्वेश्चन आता है। पर हाँ, जरूर फिर से वही इंटरव्यूज में, फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जरूर इसके बारे में, ग्राउंडिंग या अर्थिंग के बारे में आता ही जाएगा आपको, isn't it? तो ये प्रोसेस है, दैट इज नथिंग बट द डेफिनेशन ऑफ दिस वन, isn't it? द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग सम, फिर और एक और करके फिर हम क्या बोलेंगे, कोई भी ऐसा इलेक्ट्रिकल पार्ट पावर सिस्टम का, यानी मशीन्स का, ट्रांसफॉर्मर ले लो या फिर कोई भी जनरेटर ले लो, मोटर ले लो, उसको ग्राउंडिंग प्रोवाइड करना है, तो उसका इलेक्ट्रिकल पार्ट कौन सा पार्ट, ओके, एग्जाम्पल कौन सा, न्यूट्रल पॉइंट ऑफ स्टार कनेक्टेड सिस्टम, या फिर एक कंडक्टर सेकेंडरी का, ओके, वन कंडक्टर ऑफ द सेकेंडरी ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर, थ्री फेज अगर है तो उसको इलेक्ट्रिकल पार्ट को ग्राउंड से कनेक्ट कर देना टू द अर्थ और सॉइल इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिस्टम ग्राउंडिंग। ये सेकेंड वाली जो डेफिनेशन है दैट इज द इम्पोर्टेंट, मतलब बाहर जाके आप बताओगे तो दिस इम्पोर्टेंट, दिस डेफिनेशन इज इम्पोर्टेंट। पहली वाली तो एकदम शॉर्ट है। ओके, द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग द न्यूट्रल पॉइंट इन अ स्टार थ्री फेज सिस्टम टू द अर्थ इज कॉल्ड एज ग्राउंडिंग और अर्थिंग। ओके, फिर ये भी एक और है, in power system grounding or earthing means connecting frame of electrical equipment. okay, जिस ऐसा पार्ट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का जो एक्चुअली करंट कैरिंग, नॉन करंट कैरिंग पार्ट हो,
ऐसा पार्ट हम लोग क्या करते हैं, आपने देखा होगा मशीन्स को बाहर का जो फ्रेम है उसका, उसी को वायर कनेक्ट कर देते तो उसको ग्राउंडिंग करा हुआ ऐसा बोला जाता है ना। वहीं से एक वायर लेके ग्राउंड से कनेक्ट किया जाता है तो उसको ग्राउंडिंग प्रोवाइड कर दिया है। और सम इलेक्ट्रिकल पार्ट ऑफ द सिस्टम दैट इज न्यूट्रल पॉइंट in the star connected system, one conductor of the secondary of a transformer etc. इन सबको अर्थ से कनेक्ट करना और सॉइल से कनेक्ट करना मतलब ग्राउंडिंग। ठीक है, अब ये जो कनेक्शन है ये जनरली क्या होता है, डायरेक्टली कंडक्टर से कनेक्ट कर देते हैं मतलब सॉलिडली ग्राउंडेड रहेगा, या फिर किसी रेजिस्टर के थ्रू, अगर ज्यादा शॉर्ट सर्किट करंट उस पर्टिकुलर इक्विपमेंट के रेटिंग से के हिसाब से अगर उसका ज्यादा होता होगा फॉल्ट करंट, तो फिर क्या करा जाता है, रेजिस्टर उस फॉल्ट करंट को लिमिट करने के लिए रेजिस्टर के थ्रू भी होगा। तो रेजिस्टर या रिएक्टेंस सर्किट टाइप ऑफ ग्राउंडिंग भी होता है वो। और काफी बार क्या करते हैं, इस ग्राउंडिंग में सर्किट ब्रेकर लगाया जाता है। इससे क्या होगा, इस ग्राउंडिंग वाले इसमें सर्किट ब्रेकर अगर आप कनेक्ट करोगे तो फिर क्या होगा कि जब भी आपका फॉल्ट, आपके सिस्टम में फॉल्ट आता है तो सारा का सारा करंट, ऑब्वियसली करंट फ्लोज थ्रू टुवर्ड्स द न्यूट्रल की तरफ वो फ्लो होता रहेगा। और उसमें अगर सर्किट ब्रेकर रहेगा तो हेवी करंट अगर उस सर्किट ब्रेकर से जाएगा तो उस अनहेल्दी पोर्शन को वो सर्किट ब्रेकर जो है वो ट्रिप करके रिमूव कर देगा हेल्दी पोर्शन से। इसलिए काफी बार सर्किट ब्रेकर लगाए जाते हैं इस न्यूट्रल वायर में, isn't it? फिर उसके बाद प्रिंसिपल मेन दो एडवांटेजेस है। अब क्या है, इंडिविजुअल जो टाइप्स है इस ग्राउंडिंग के, उनके अपने अलग अलग एडवांटेजेस बोले हुए हैं, है ना। कंफ्यूजन मत करना, हर एक टाइप के अपने अपने एडवांटेजेस एडवांटेजेस है, पर ओवरऑल जो मेन एडवांटेजेस है ग्राउंडिंग के वो हम दो पार्ट्स में प्रोवाइड कर सकते हैं, दो पार्ट्स में बता सकते हैं। एक तो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है पावर सिस्टम को, है ना। पावर सिस्टम के जो भी इक्विपमेंट्स है, मतलब अभी जैसे मैंने कहा कि जब भी फॉल्ट आता है किसी लाइन में तो वो ग्राउंड से फ्लो हो जाने के वजह से, और वहां अगर सर्किट ब्रेकर लगाते हैं हम तो वो ट्रिप कर सकते हैं हम उस अनहेल्दी पोर्शन को फ्रॉम द हेल्दी पोर्शन, तो इट प्रोवाइड्स अ प्रोटेक्शन टू द पावर सिस्टम। और दूसरा क्या होगा, अर्थिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, यानी अगर आप उसको टच करते हो तो आपके बॉडी में रेजिस्टेंस तो है ही ना, और यहाँ आप ग्राउंडिंग प्रोवाइड कर रहे हो मतलब जीरो पोटेंशियल है, तो आपके बॉडी के थ्रू करंट नहीं जाएगा। दैट करंट, छोटा मोटा जो करंट होता है, आप जब किसी सिस्टम को टच करते हो, जैसे सबसे ज्यादा तो आपने वही देखा है, प्रेस वगैरह करते हो ना, इस्त्री, ओके, प्रेस, उसमें शॉक लगता है, या फिर बटन्स जो होती है बारिश के दिनों में जो आप बटन्स ऑन ऑफ करते हो तो उन बटन्स में भी आपको शॉक लगता है। क्यों? क्योंकि अर्थिंग प्रोवाइड नहीं होता है प्रॉपरली। अर्थिंग में कोई प्रॉब्लम आ रहा होता है तभी ऐसे होगा, isn't it? तो उस वक्त फिर अगर आप इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हो तो वो बताता है कि देयर इज अ प्रॉब्लम इन द अर्थिंग, उसकी वजह से ये शॉक लग रहा है, तो फिर वो उसी को एक्सेस करके करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो सेकंड क्या है, if insulation fails there will be a direct contact of live conductor with the metallic part, that is frame of the equipment. Any person in contact with that metallic part, okay, of that equipment will surely get the situation, will be exposed to a situation of getting the shock, dangerous electrical shock, which can be fatal, deadly, okay, that can be fatal. अब इस चैप्टर में हम लोग यही सारे, इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्राउंडिंग ऑफ अर्थिंग। ये तो हम, यानी ये दोनों के सिवा हम टोटल ग्राउंडिंग और अर्थिंग के भी पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं, ओके। तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि उससे भी प्रोटेक्ट किया जाता है ग्राउंडिंग के लिए। और जैसे पहला वाला है कि सारे पावर सिस्टम के जो इक्विपमेंट्स है उनको भी सेव करता है ग्राउंडिंग, ओके। Now with this we end up over here, and tomorrow we'll start up with the same slide and continue this unit, okay, within maximum four lectures में या उससे कम ही lectures में हमारा ये unit खत्म हो जाएगा, and we'll again go back to the fourth unit till the end, जब तक हमारा
क्लास टेस्ट 3 डिक्लेयर नहीं होता तब तक फिर हम 4th यूनिट पे रहेंगे। ओके, तो आप समराइज करते रहना है, आपको जो भी डाउट्स आते हैं उसको क्लियर कराते जाना है। ओके, ठीक है, चलो गुड डे। किसी को डाउट होगा तो आप बता सकते हो अभी।